बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ शैली गुरवानी और हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कौन सा, पृष्ठीय रसायन। तो बच्चों, पृष्ठीय रसायन की आज हमारी लास्ट क्लास है। आई होप अभी तक का चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर है। आज सिर्फ हमें ये पढ़ना है दैनिक जीवन में कॉलॉइडी विलयन के उपयोग क्या क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ कॉलॉइडल सॉल्यूशन इन आवर डेली लाइफ। तो बच्चों, कॉलॉइड को हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। कॉलॉइड क्या होता है, विलयन के प्रकार में कॉलॉइड का कौन सा नंबर है, बाकी वास्तविक विलयन और सस्पेंशन निलंबन से कॉलॉइड किस तरह से अलग है, फिर कॉलॉइड कितने प्रकार का है ना। हमने पढ़ा था कणों के आकार के आधार पे बता दो, प्रावस्था और माध्यम के अंतरक्रिया के आधार पे बता दो, फिर एग्जाम्पल्स और काफ़ी कुछ डिटेल में हमने पढ़ लिया था। अब आज हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि डेली लाइफ में कॉलॉइड्स के यूजेस क्या है ना। हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं जो कॉलॉइड से रिलेटेड होती। हालांकि हमने थियोरी में काफ़ी कुछ पढ़ा है जो डेली लाइफ से कॉलॉइड्स को रिलेट करता है। अब बच्चों, आज का जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी एप्लीकेशंस ऑफ कॉलॉइड्स इन डेली लाइफ, दैनिक जीवन में कॉलॉइडी विलयन के अनुप्रयोग। तो पहला है बच्चों हमारे भोज्य पदार्थ, है ना। फूड मटेरियल की अगर मैं बात करूं, फूड स्टफ की बात करूं, तो देखो, है ना, बहुत यमी यमी फूड स्टफ आपको दिखेगा। ठीक है, अगर हम देखें तो यहाँ आपको दिख रहा है जैम, है ना, जेली, ठीक है, ये पनीर के पीसेस कह दो या चीज़ कह दो जैसे। ठीक है, अब ये पिज़्ज़ा है तो इसका ऊपर का चीज़ है, ये केक है, ठीक है, ये भी जैम है बच्चों। ये थोड़ी क्या बोलते हैं, कॉलॉइडल फॉर्म में खाने की कैंडीज़। ठीक है, और यहाँ तुम्हें लगेगा मैडम ये तो फिटर्स है, पकोड़े हैं, तो पकोड़े के ऊपर डलने वाली चटनी, ये सब किस अवस्था में बच्चों, तो ये सब कॉलॉइडी अवस्था में तो है। तो उपयोग नहीं कह सकते, लेकिन मैं ये कह दूँ कि भाई डेली लाइफ में हम जो भी फूड मटीरियल, जो भी खाना हम खा रहे हैं, वो सब किस अवस्था में है, तो बच्चों वो कॉलॉइडी अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि भाई विभिन्न भोज्य पदार्थ, जैसे, तो हम लिख लेते हैं भाई, पहले अगर भोज्य पदार्थ की बात करें तो हम कहते हैं कि भाई क्या लिखे, सबसे पहले खाने की तो बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं हमें, तो हम लिख देते भाई चलो केक, पेस्ट्री, ठीक है, या अगर हम देसी खाने पे आए तो हम कहेंगे हलवा, ठीक है, मक्खन, पनीर, ठीक है, बहुत कुछ हो गया, मक्खन, पनीर, ठीक है, बटर मिल्क यानी कि बच्चों छाछ, है ना, चटनी, ठीक है, जैम, जेली, कितनी सारी चीज़ें हैं बच्चों, है ना। ये सारा का सारा फूड स्टफ जो है, जैम, जेली आदि सभी बच्चों किस अवस्था में है, तो हम कहेंगे कॉलॉइडी अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, तो डेली लाइफ में तो हम तो रात दिन कॉलॉइडी अवस्था देखते हैं। तो ये आपका टॉपिक क्लियर है कि भाई डेली लाइफ में आप कॉलॉइडी मटेरियल को कहाँ फील करते हो, तो हम कहेंगे हर खाने पीने की चीज़ में हम इसको देख ही रहे हैं, तो सभी कॉलॉइडी अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है बच्चों, है ना। अगर आप बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं और आपसे पूछे कि कॉलॉइडी विलयन के उपयोग लिखो, तो आप लिख देना खाने पीने का जितना भी मटेरियल है हमारी लाइफ में, वो सबका सब क्या है, कॉलॉइडल स्टेट में है। ठीक है, सेकेंड यूजेस बताओ, तो ज़्यादा खाएंगे तो बीमार तो पड़ना ही है, वो भी ऐसा खाना, है ना, हेल्दी, बहुत कम चीज़ें इसमें से हेल्दी है। ठीक है, तो बच्चों सेकेंड हम याद करेंगे औषधियों, मेडिसिन्स के अंदर कॉलॉइड जो है इसका सबसे ज़्यादा यूज़ जो है वो मेडिसिन्स, मेडिकल फील्ड में होता है। अब बच्चों जो भी दवाइयाँ होती हैं, है ना, मोस्टली कॉलॉइडल फॉर्म में होती, कॉलॉइडी अवस्था में होती है, ताकि वो हमारे शरीर के आंतरिक अंगों द्वारा क्या हो जाए, जल्दी से अधिशोषित हो जाए। आपको पता है कॉलॉइड में अधिशोषण की प्रकृति बहुत ज़्यादा होती है ना। कॉलॉइडी कण जो है सरफेस एरिया बड़ा होता है, इनका एडिजॉर्प्शन टेंडेंसी होती, तो जितना ज़्यादा कॉलॉइडल स्टेट में होगा कोई भी केमिकल, उतना जल्दी क्या हो जाएगा, एडिजॉर्ब हो जाएगा। अब कौन कौन सी है बच्चों, तो आपको लर्न करना है। देखो फर्स्ट जो है अधिकांश औषधियाँ कॉलॉइडी अवस्था में, सबसे पहले आपको दिया है आर्जीरॉल। आर्जीरॉल जो है बच्चों वो सिल्वर का सॉल है, चांदी का कॉलॉइडी विलयन। ठीक है, अब ये जो है बच्चों आई इन्फेक्शन, आँख के संक्रमण में इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों कॉलॉइडल एंटीमोनी, है ना। एंटीमोनी अगर कॉलॉइडल अवस्था में लिया तो ये एक बीमारी है कालाजार, या बोलते हैं हम टाइफस, उसके ट्रीटमेंट में काम आता है। थर्ड आपने बहुत बार पढ़ा होगा बच्चों छोटी क्लासेस में भी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।
तो बच्चों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जल में कॉलोइडी विलयन जो है उसे हमने बोल दिया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और एंटासिड एसिडिटी को दूर करता है। पेट में अगर अम्लीयता बढ़ जाती है, आपको पता है ज़्यादा चाय कॉफ़ी है ना, खाली पेट रहने से भी क्या होता है, अचार खाना चटनी खाना बहुत ज़्यादा एक्सेस में, तो एसिडिटी हो जाती है। तो एसिडिटी दूर करने के लिए सबसे अच्छा जो है कॉलोइडल फॉर्म में है आपके पास MgOH2 मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, तो इसका यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, और कहाँ यूज़ आता है बच्चों, तो हम कहेंगे भी कॉलोइडल सल्फर देख लीजिए। कॉलोइडल सल्फर भी जो है बच्चों वो इंसेक्टिसाइड है ना, कीटाणुनाशी के रूप में काम में आता है, तो हम कहेंगे ओके ये भी मेडिकल फील्ड में। नेक्स्ट यूज जो है बच्चों वो है आकाश का नीला रंग। तो हमने पढ़ा था कि भाई हवा में एक्चुअली क्या है, हवा में धूल के कण तैरते रहते और उनको हम कभी अलग नहीं कर सकते, है ना। आपने देखा था टिंडल इफेक्ट कि जब भी हम सुबह डस्टिंग करते हैं या बिल्कुल अंधेरे कमरे में एक छोटे से छेद से लाइट आ रही है तो धूल के कण हवा में लगातार तैरते रहते हैं, तो हम कहेंगे कॉलोइडी अवस्था में कभी अलग तो होंगे नहीं, और कंटिन्यूसली जब भी आप देखोगे, आज देखोगे 10 साल बाद भी देखोगे तो वो तैरते हुए नजर आएंगे, तो वो कॉलोइडी अवस्था में। तो बच्चों वायु में धूल मिट्टी के कण क्या हैं, तो हम कहेंगे कॉलोइडी विलयन बनाते हैं। और सर्वाधिक प्रकीर्णन जो है वो नीले रंग के प्रकाश का करते हैं। हमने पढ़ा था प्रकीर्णन जो है वो लैम्डा की पावर 4 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो लैम्डा जितना कम होगा प्रकीर्णन उतना ज़्यादा होगा। तो हम कहेंगे कि भाई वायु में उपस्थित धूल नमी आदि कण जो है वो नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन क्या करते हैं, सर्वाधिक करते हैं, इसलिए आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट कॉलोइड का यूज है बच्चों रक्त का स्कंदन, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। अब यहाँ काफ़ी बच्चों को दिक्कत आती है कि भाई एनसीईआरटी में लिखा है कि मैडम हीमोग्लोबिन तो पॉजिटिव सॉल है, आप कह रहे हो रक्त जो है वो नेगेटिव सॉल है, तो बच्चों मुझे कोएगुलेट किसको करना है, मुझे स्कंदित किसको करना है, हीमोग्लोबिन को स्कंदित नहीं करना है ना। तुम देखो भाई खून बह रहा है तो हीमोग्लोबिन अलग करके प्लाज्मा अलग थोड़ा ना करना है मुझे, है ना, मुझे उनको डिफ्रेंशिएट नहीं करना है। ठीक है, तो हम कहेंगे रक्त में जो एल्ब्यूमिनॉइड के कण हैं, रक्त में एल्ब्यूमिनॉइड जो पार्टिकल्स हैं बच्चों ये नेगेटिव कॉलोइडल विलयन बनाते हैं जल में, तो हम कहेंगे कि एल्ब्यूमिनॉइड के जो कण हैं ये ऋणात्मक कॉलोइडी कण हैं, यानी नेगेटिव सॉल है। अब जब क्या हुआ कि मान लो ब्लड बहुत ज़्यादा घाव हो गया तो हम कहेंगे खून बहुत बह रहा है, तो ये एल्ब्यूमिनॉइड कण भी साथ साथ में। अब हमने लगा दी फिटकरी। अब फिटकरी का फॉर्मूला क्या है, तो बच्चों एलम, फिटकरी का फॉर्मूला है पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट डॉट 24H2O, पोटाश एलम या एलम। तो अब मुझे बताओ फिटकरी से तुम्हें पोटेशियम आयन मिलेगा, सल्फेट आयन मिलेगा, एल्यूमिनियम सल्फेट है तब भी हम कहेंगे एल्यूमिनियम आयन मिलेगा और सल्फेट आयन मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों होगा क्या, तो रक्त में जो एल्ब्यूमिनॉइड कण है, जो नेगेटिव पार्टिकल है, वो फिटकरी से धनात्मक कणों को अपनी सतह पे अधिशोषित कर लेंगे। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर ये माइनस है और प्लस को अपनी सरफेस पे अट्रैक्ट करेगा तो बच्चों ये न्यूट्रल हो जाएंगे, सारे के सारे रक्त के जो एल्ब्यूमिनॉइड कण हैं ये न्यूट्रल हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे और ये थक्का बनाते हैं, जिसमें मतलब खुरंट बन जाता है ना, तो ब्लड क्लॉट हो जाता है। ठीक है, तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि भाई रक्त निकलने पे या घाव बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो इंस्टेंट हम फिटकरी क्यों यूज़ करते हैं, कॉलोइड का क्या यूज़ है। तो भाई कॉलोइड की तो प्रकृति है कि कॉलोइडी विलयन हमेशा आवेशित होते हैं। जब भी कोई विद्युत अपघट्य मिलता है तो कॉलोइड अपने से विपरीत आवेशित आयन को अधिशोषित करते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं और न्यूट्रल होके क्या हो जाएंगे, स्कंदित हो जाएंगे। तो हमें रक्त का स्कंदन ही तो करना है। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा एग्जाम में कि रक्त स्कंदन के लिए FeCl3 का प्रयोग क्यों करते हो या फिटकरी का प्रयोग क्यों करते हो। तो FeCl3 आए तो हम Fe+3 आयन ले लेंगे और फिटकरी आए तो हम Al+3 ले लेंगे। अब लगा कि भाई K+ भी तो है तो उसको भी ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बच्चों होगा क्या, तो हम कहेंगे भाई रक्त स्कंदन में देखो रक्त एल्ब्यूमिनॉइड के ऋण आवेशित कणों का जल में कॉलोइडी विलयन है। ये ऋण आवेशित कण फिटकरी में उपस्थित एल्यूमिनियम आयन, और अगर आपने FeCl3 लिया तो Fe+3 आयन को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेते।
तथा स्कंदित हो जाते, जिससे रक्त का थक्का जम जाता है और रक्त वाहिनियां भी ब्लॉक हो गया। जब ब्लड फ्लो कर रहा था ना, वो रक्त वाहिनी फट गई है ना, तो वहाँ उस पर ब्लॉक हो गया, जम गया, वो बह नहीं रहा है, तो जम गया तो ब्लड जो है वो बहना है ना, ब्लड फ्लो जो है वो स्टॉप हो जाता है, तो रक्त का बहना रुक जाता है। ठीक है, तो हम कहेंगे हाँ भाई ये तो एक कॉलॉइड की प्रॉपर्टी है। ठीक है, और क्या यूजेस हैं बच्चों? तो नेक्स्ट है जल का शुद्धिकरण। अब बच्चों जल में धूल मिट्टी के कण हैं, है ना, कितना भी छान लो अलग नहीं होते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे रक्त में धूल के कण, मिट्टी के कण, बैक्टीरिया है ना, या अविलेय अशुद्धियां हैं, ये सब भी क्या है, कोलॉइडी अवस्था में होते हैं। भाई जैसे आप अलग नहीं कर पा रहे हो छान के, वो कोलॉइडी अवस्था है। कोलॉइड तो वैसे भी कोई पदार्थ नहीं था, पदार्थ की प्रकृति थी, तो हम कहेंगे ठीक है ये सब कोलॉइडी अवस्था में है और इन पे चार्ज होता है नेगेटिव। अब वापस वही क्वेश्चन बनेगा कि भाई आप रक्त के शुद्धिकरण के लिए फिटकरी क्यों मिला रहे हो? तो हमने जल के शुद्धिकरण के लिए फिटकरी क्यों मिला रहे हो? तो हमने क्या पढ़ा कि भाई जल में क्या है, धूल है, मिट्टी है, जो भी चीज़ें हैं वो सब कोलॉइडी अवस्था में है। अब बच्चों अगर ये कोलॉइडी अवस्था में है और आप कह रहे हो कि इनका चार्ज नेगेटिव है, तो वापस मिला लो फिटकरी। तो फिटकरी से क्या होगा, एल्यूमिनियम आयन इनकी सतह पे अधिशोषित हो जाएगा। ठीक है, या पोटेशियम आयन जो है इनकी सतह पे अधिशोषित हो जाएगा। तो बच्चों ये जो भी बैक्टीरिया है ना, जो भी धूल मिट्टी के कण हैं, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब न्यूट्रल हो जाएंगे, और न्यूट्रल हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे, तो पास पास आ जाएंगे। भाई दूरी क्यों बनी हुई थी? क्योंकि समान आवेशों के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण, इसलिए दूरी थी। जैसे ही फिटकरी मिलाओगे तो पहले तो ये सब चीज़ें उदासीन हो गई, न्यूट्रल हो गई, और न्यूट्रल होते ही पास पास आ जाएंगी, और पास पास होते ही भारी है तो सेटल डाउन हो जाएंगी, हल्का होता है तो हम कहते हैं तैरने लग जाएगा, यानी ऊर्णन, और भारी है तो बैठ जाएगा, अवक्षेपण, है ना। तो हम कहेंगे कि भाई जल के, पेयजल के शुद्धिकरण के लिए है ना हम फिटकरी मिला रहे, तो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त पेयजल में मिट्टी है, रेत है, बैक्टीरिया है, अन्य अविलेयशील अशुद्धियां उपस्थित है, तथा इन कोलॉइडी अशुद्धियों पर क्या है, तो भाई नेगेटिव चार्ज है। जब अशुद्ध जल में फिटकरी मिलाते हैं तो फिटकरी से प्राप्त Al+3 या K+ आयन इन कोलॉइडी ऋण आवेशित कणों की सतह पर क्या हो जाएगा, अधिशोषित हो जाएगा, जिससे इनका चार्ज खत्म हो जाएगा और वे स्कंदित हो जाएंगे और गुरुत्व के प्रभाव में नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आए कि भाई अशुद्ध जल के शुद्धिकरण के लिए फिटकरी क्यों मिलाते, आज भी मिलाते हैं, है ना। पानी अगर गंदा होता है, टैंक वैंक होता है, तो हम क्या करते हैं, फिटकरी के बहुत सारे पीसेस डाल के रख देते हैं ताकि धूल मिट्टी नीचे ही बैठी रहे, फिर जब क्लीनिंग करेंगे तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है बच्चों, ये भी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक नंबर के क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है बच्चों डेल्टा निर्माण में। अब डेल्टा क्या है, देखो पहले तो बच्चों को लगता है डेल्टा चीज क्या है, तो देखो डेल्टा इस तरह से है ना। अभी पिक्चर में आप देखो दूर दूर आपको समुद्र नजर आ रहा है, बैक साइड में है ना पिक्चर आपको जो दिख रहा है ना, पीछे की साइड देखो वहां आपको समुद्र नजर आ रहा है। ठीक है, और ये नदियां जो है ना, इनका रास्ता, नदियां ना चैनल में टूट जाती है ऐसे, तो बनता कैसे, डेल्टा है क्या? तो देखो ये जो ये मिट्टी जमी हुई है ना, आपको ये नजर आ रही है ना मिट्टी, है ना, ये आइलैंड की तरह, ये सारा का सारा बच्चों डेल्टा प्रदेश है, डेल्टा बोलते हैं इसे। ठीक है, मोस्टली ये ट्रायंगल फॉर्म में ना, ऐसे यूँ आपको दिखेगा ना, ये ट्रायंगल फॉर्म में होता है ऐसा, कभी भी देखेंगे ना आप तो आपको ये ऐसा नजर आएगा डेल्टा। ठीक है, अब होता क्या है, तो आपको पिक्चर देख के समझ में आ गया एक्चुअली डेल्टा चीज क्या है। समुद्र और नदी के बीच में, नदी और समुद्र जहाँ मिल रहे हैं ना, वहां जाके बनता है ना। इससे नदी क्या हो जाती है, नदी अपने चैनल्स बना लेती है, 3-4 चैनल्स में ना अलग अलग पार्ट्स में टूट जाती है, यहाँ भी जा रही है, यहाँ भी जा रही है, ऐसे बनता कैसे है, चीज क्या है। तो देखो अगर मैं आपसे कहूँगी भाई डेल्टा क्या है, तो बच्चों हुआ क्या कि समुद्र और नदी जहाँ मिल रहे हैं, है ना, नदियाँ जाके कहाँ गिरती, तो हम कहेंगे समुद्र में ही गिरती। ठीक है, तो बच्चों मान लो मैंने ले लिया नदी का जल, ठीक है, किसके संपर्क में आया, तो हम कहेंगे समुद्र के जल। अब तो आपको पता है समुद्र का पानी तो खारा होता है क्योंकि बहुत सारे लवण होते हैं, तो समुद्र के पानी में क्या होगा, तो हम कहेंगे सोडियम के लवण होते हैं, मैग्नीशियम के लवण होते हैं, कैल्शियम के भी लवण होते हैं। अब मैंने प्लस लिखा है तो माइनस होगा,
है ना, लेकिन मेरा काम प्लस से पड़ा इसलिए मैंने प्लस लिखा है, ठीक है। और नदी के जल में तो बच्चों अभी अपन ने पढ़ा था, नदी के जल में धूल हो सकती है, रेत हो सकती है, बैक्टीरिया के कण भी हो सकते हैं, है ना। तो हम कहेंगे बच्चों कि भाई जहाँ समुंदर और नदी क्या हो रहे हैं, नदी और समुंदर मिल रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, ठीक है। तो नदी और समुंदर जहाँ मिलेंगे तो हम बताएंगे भाई नदी में क्या है और समुंदर में क्या है, ठीक है। अब बच्चों ये जितने भी चीज़ें हैं इन सब का चार्ज तो है नेगेटिव, ये सारे के सारे कण क्या है, नेगेटिव, और ये सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। तो बच्चों ये तो कोलॉइडी अवस्था में है ना। अभी आपने पढ़ा था कि भाई अगर ये अलग नहीं हो रहे हैं, मिक्स ही है, तो इनकी अवस्था कौन सी है, तो हम कहेंगे अवस्था तो कोलॉइडी है, बिल्कुल बारीक धूल के कण है, वो अलग हो ही नहीं सकते छानने पे, तो हम कहेंगे कोलॉइडी अवस्था में। अब स्कंदन का कॉन्सेप्ट यही तो था कि भाई ये जो नेगेटिव पार्टिकल हैं ये क्या करेंगे, अपनी सतह पे धन आवेशित आयनों को अधिशोषित कर लेंगे। भाई ये माइनस है धूल के कण और प्लस को अधिशोषित कर लेंगे, तो हम कहेंगे न्यूट्रल हो गए। तो सारे माइनस सारे प्लस को अधिशोषित कर लेंगे तो न्यूट्रल हो जाएंगे। अब है तो मिट्टी ना बच्चों, तो क्या हो जाएंगे, तो हम कहेंगे गुरुत्व के प्रभाव में बैठ जाएंगे। और ये ऐसा ट्रायंगल आपको दिखेगा ना, यहाँ मिट्टी जो है वो बैठ जाती है, ठीक है। तो दूर दूर तक तो बिल्कुल समुंदर जा रहा है ना, और जैसी नदी मिली तो ये टूट जाएगी, नदी अपने चैनल्स बना लेगी। तो ये जो जगह बनी बच्चों जहाँ धूल मिट्टी के कण बैठ गए गुरुत्व के प्रभाव में, उसे हम बोलते हैं डेल्टा। तो डेल्टा निर्माण भी जो है बच्चों वो क्या है, वो एक कोलॉइडी प्रक्रिया है। तो आपको बताना है भी जब नदी का पानी समुद्री जल के संपर्क में आता है तो डेल्टा निर्माण होता है, ठीक है। कैसे होता है डेल्टा का पिक्चर तो आपको समझ में आ गया। नोट्स अपने पास है बच्चों पहले से, है ना, क्योंकि रिटन वर्क इसमें बहुत ज़्यादा है। तो देखो डेल्टा फॉर्मेशन, तो वे स्थान जहाँ पे नदियाँ समुद्र में जाकर गिरती हैं, मिट्टी की त्रिभुजाकार भूमि का निर्माण होता है, बिल्कुल अभी देखा था हमने, जिसे हम कहते हैं डेल्टा। अब बच्चों नदी के जल में रेत, मिट्टी या अन्य पदार्थ ऋण आवेशित कोलॉइडी कणों के रूप में होते हैं। और नदी समुद्र से मिलती है तो समुद्री जल में विद्युत अपघट्य, तो भैया Na कहाँ से आया, तो हम कहेंगे NaCl से। Mg कहाँ से आया, तो MgBr2 से, है ना। K कहाँ से आया, तो Ki से। आदि से प्राप्त धन आयन द्वारा रेत अथवा मिट्टी के कणों का आवेश क्या हो जाएगा, नष्ट, क्योंकि आपको पता है कोलॉइड है, कोलॉइडी कण हमेशा चार्ज है, और कोलॉइडी कण अगर आवेशित है तो ये भी नेचर है कि विपरीत आवेशित कण को अपनी सतह पे क्या कर लेगा, अधिशोषित कर लेगा और न्यूट्रल हो जाएगा। तो हम कहेंगे भाई ये विपरीत आवेशित आयन को अपनी सतह पे अधिशोषित करके इसका खुद का आवेश नष्ट हो जाता है, जिससे क्या होगा, अवक्षेपित हो जाएगा। अब मिट्टी है तो बच्चों भारी है ना, तो गुरुत्व के प्रभाव में नीचे बैठ जाते हैं, जिससे क्या बनता है, तो हम कहेंगे जिससे डेल्टा बनता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे बच्चों, एक एक हेडिंग पे एक एक क्वेश्चन बनेगा कि भाई डेल्टा निर्माण किस प्रकार होता है। तो आपको ये लिखना है, 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा अगर आप बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते तो आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई डेल्टा निर्माण कब होगा, क्यों होगा। डेल्टा निर्माण कोलॉइड की कौन सी प्रकृति, तो कोलॉइड का स्कंदन, अवक्षेपण या ऊर्णन प्रक्रिया की वजह से डेल्टा निर्माण हुआ है। शुद्ध पेयजल के शुद्धिकरण में भी क्या होगा, तो हम कहेंगे स्कंदन प्रक्रिया यूज हो रही। तो अगर आपका बोर्ड एग्जाम है तो आपको ये पूरा नोट्स बना के लिखना है, लर्न करना है। और अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल शॉर्ट नोट, है ना, कि भाई डेल्टा निर्माण की वजह क्या है, तो कोलॉइडी कणों का स्कंदन कब होता है, कैसे होता है, नदी और समुद्र के बीच में जो त्रिभुजाकार मिट्टी जमी हुई है उसे हम डेल्टा कह रहे हैं। तो बिल्कुल शॉर्ट नोट बना के लिखेंगे। नेक्स्ट है बच्चों कोट्रल धूम्र अवक्षेपक। कोट्रल धूम्र अवक्षेपक, तो अब आपको पता है कि भाई धुआं जो है वो एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा करता है ना। तो हम कहेंगे हाँ भाई धुआं जो है एक वायु प्रदूषक है, एयर पॉल्यूशन करता है। अब मोस्टली धुएं में क्या है, तो हम कहेंगे कार्बन के कण है। इसके अलावा भी इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं, हम कह सकते हैं आर्सेनिक की इम्प्योरिटी भी हो सकती है धुएं में। तो इसके अतिरिक्त हम कह रहे हैं आर्सेनिक है, धूल मिट्टी के कण भी हो सकते हैं। अब बच्चों धुएं में जो भी अशुद्धि है वो ऋण आवेशित है, नेगेटिवली चार्ज है। और अभी हम इतने टाइम से क्या देख रहे हैं कि भाई कोलॉइडी कणों पे आवेश है,
किसी भी प्रक्रिया से अगर आप आवेश को नष्ट कर दें तो होगा क्या, तो हम कहेंगे कोलॉइडल अवस्था समाप्त हो जाएगी। तो हमें धुएं से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है धुएं में जो कार्बन है उसको अगर सांस में ले लेंगे, कार्बन गया, आर्सेनिक गया, है ना, तो प्रॉब्लम है ना। तो अगर हमें सांस की प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारी बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा, दम घुटने लगता है धुएं में, तो हम कहेंगे हाँ ये सारी प्रॉब्लम है। तो सारी जड़ क्या है, कार्बन या ठोस धूल मिट्टी या आर्सेनिक। तो हमें पता नहीं तो नेगेटिव है, अगर इसको कोई पॉजिटिव मिल गया तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। अब हम करें क्या, तो हमने इस कॉन्सेप्ट से चिमनी बनाई, है ना। घरों में तुमने देखा होगा, घरों में भी आजकल चिमनी लगती है ना। कुकिंग के ऊपर जब हम खाना बना रहे हैं तो गैस के ऊपर चिमनी लगती है, खाना बना रहे खूब सारा धुआं निकल रहा है, तो चिमनी क्या करती है, सारे धुएं का कार्बन जो है वो सोख लेती और फ्री एयर जो है वो जा रही है, उसमें से गर्म हवा जा रही है। तो अगर धुएं में से किसी भी तरीके से हम कार्बन निकाल दें तो धुआं क्या हो जाएगा, पॉल्यूटेंट नहीं रहेगा, है ना। धुएं में क्या बोलेंगे, प्रदूषण वाली बात नहीं रहेगी। तो बच्चों इसके लिए हमने डिजाइन किया है कोटरल धूम्र अवक्षेपक। अब कोटरल धूम्र अवक्षेपक है क्या, तो देखो ये पिक्चर आपको दिख रहा है, ये है कोटरल, एनसीईआरटी में भी ऐसा कैसा पिक्चर बना हुआ होगा बच्चों, कोटरल धूम्र अवक्षेपक। अब बच्चों ये चिमनी के मुंह पे लगता है ऐसा मान लो, या एक चिमनी का कॉन्सेप्ट यही है कि भाई यहां से आपको एंट्री करानी है धुआं। तो धुआं मतलब है क्या, तो हम कहेंगे भाई वायु में कार्बन के कण ही तो है। अब मुझे वायु से कोई समस्या नहीं है, मुझे समस्या है कार्बन के कणों से। अगर मैं सक्सेसफुली हवा में से कार्बन खींच लेती हूँ, भाई धुआं काला है ना, कार्बन है ना, अगर मैं उसमें से कार्बन खींच लेती हूँ तो बाकी एयर ही तो है, एयर से तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं। अब आपको क्या करना है कि भाई यहाँ जो एंट्री दी हुई, यहाँ से धुएं में चिमनी लगा देते ना, उसका क्या होता है, माउथ होता है कि आने दो सारा धुआं, तो सारा धुआं इसमें आने दो। अब बच्चों यहाँ लगी हुई है धातु की प्लेटें, है ना, मध्य भाग में देखो ये गोला दिख रहा है इस तरह से, ये धातु की प्लेट है, और प्लेट जो है वो मान लो यहाँ पॉजिटिव और दूसरी प्लेट जो है वो नेगेटिव, ठीक है। अब आप क्या करो, जैसे ही धुआं एंट्री हुआ है तो आप लगा लो हाई वोल्टेज, 30,000 वोल्टेज तक की बैटरी। तो बच्चों इतना ज़्यादा वोल्टेज लगाओगे धुआं आएगा, तो धुएं में सारे निगेटिव पार्टिकल जो है वो धन आवेशित प्लेट पे क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। भाई माइनस है तो प्लस पे क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। तो माइनस प्लस पे अट्रैक्ट हो जाएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन। अब सारे कार्बन के कण अगर उदासीन हो गए तो बच्चों ये तो नीचे गिर जाएंगे। तो ये जो आपकी चिमनी है, इसमें बेस में जो प्लेट है ना, वहाँ हम देखेंगे बहुत सारा काला काला कार्बन जम जाता है ना, कार्बन कण गिर जाएंगे। अब यहाँ से बच्चों जो वायु निकल रही है वो कार्बन मुक्त वायु है ना, इस हवा में कार्बन कण नहीं है, तो हम कहेंगे कार्बन कण से मुक्त वायु है। तो भाई पॉल्यूशन किस वजह से था, धुएं से पॉल्यूशन नहीं था, धुएं में जो कार्बन है उससे पॉल्यूशन था, है ना। तो अगर हम उसी को निकाल दें, जो जड़ है उसको ही निकाल दो, तो धुएं में से अगर हम कार्बन हटा दें तो अब तो वो गर्म हवा है, उससे तो हमें कोई दिक्कत थी नहीं। क्लियर, तो कॉन्सेप्ट समझ में आया। ये जो कॉन्सेप्ट है ये कोटरल धूम्र अवक्षेपक। तो कोटरल धूम्र अवक्षेपक में क्या हुआ, तो हम कहेंगे यहाँ से हमने एंट्री दी है धुएं को जाने के लिए, बीच में मध्य भाग में तो हम कहेंगे धातु की प्लेट से। हाई वोल्टेज पे या हाई वोल्टेज उच्च वोल्टता जब हम अप्लाई करते हैं तो हम क्या देखते हैं, ये कार्बन के कण जो कि क्या है, ऋण आवेशित है, ये धन आवेशित धातु की प्लेट पर चिपक जाते हैं और उदासीन हो जाते हैं। अब उदासीन हो जाएंगे तो बच्चों ये नीचे गिरते जाएंगे और वापस जो वायु निकलेगी उसमें कार्बन नहीं होगा। आपने देखी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में, है ना, सफ़ेद धुआं निकलते हुए देखा होगा, तो हमें लग रहा है सफ़ेद धुआं, तो बच्चों वो धुआं ही है एक्चुअली, लेकिन उसका सारा कार्बन जो है ना वो हमने खींच लिया, ठीक है। तो अब वो पॉल्यूशन नहीं करेगा कुल मिला के। तो देखो क्या है हमारे पास, धुआं वायु प्रदूषक है, कार्बन के कण ऋण आवेशित कोलॉइडी कण वायु में परिक्षिप्त रहते हैं। इसके अतिरिक्त धुएं में क्या हो सकता है, तो बच्चों हम कहेंगे आर्सेनिक हो सकता है, ठोस धूल के कण हो सकते हैं, ठीक है। अब धुएं से कार्बन के कण या अन्य अशुद्धियों को हम क्या करें, तो अगर हम अन्य अशुद्धियों को अलग करें तो इसे चिमनी में से पास करते,
विपरीत आवेशित धातु की प्लेटों पे कार्बन या अशुद्धियाँ क्या हो जाती है, अपना नेगेटिव चार्ज खो देती है, नीचे गिर जाती है और गर्म वायु चिमनी से बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट यूज जो है बच्चों वो है इसका, ये हमने पढ़ भी रखा है, साबुन की निक्षालन क्रिया। तो बच्चों साबुन की निक्षालन क्रिया भी क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप जिसे कह रहे हैं, तो साबुन की निक्षालन क्रिया भी किस पे बेस्ड है, कॉलॉइडी विलयन पे बेस्ड। मतलब तो बच्चों हमने डिटेल में पढ़ा ही था कि भाई साबुन का जो झाग है वो क्या है, झाग क्या है, तो हम कहेंगे कॉलॉइडी विलयन है। ठीक है, तो साबुन का झाग कॉलॉइडी विलयन की भांति कार्य करता है। ठीक है, साबुन का झाग कॉलॉइडी विलयन की तरह कार्य करता है या कॉलॉइडी विलयन होता है। अब तो बच्चों साबुन का जो झाग है ये क्या करेगा, कॉलॉइडी विलयन की तरह कार्य करता है। तो बच्चों साबुन का झाग क्या करता है, तो हम कहेंगे झाग के कण, मैल के कणों को, झाग जो है ना, क्या करेगा, क्लीनिंग कैसे होती है तो हमने पढ़ रखा है डिटेल में, मैल के कणों को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेता है। ठीक है, तो भाई इस तरह से जो क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप है ना, वो भी किस पे आधारित है बच्चों, तो वो भी कॉलॉइडी विलयन के काम करने पे आधारित है। तो मैल के कणों को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेता है। ठीक है, तो ये भी बच्चों कॉलॉइड का एक यूज हो गया। नेक्स्ट जो आपको दिया है बच्चों वो है चर्म शोधन। अब चर्म शोधन मतलब समझे लेदर की ट्रेनिंग। अब इसमें क्या होगा, तो हम कहेंगे भाई देखो चर्म शोधन, एक स्टडी आप लगाएंगे चर्म शोधन, लेदर टैनिंग। तो चर्म क्या, चमड़ा है ना, भाई हम कहते हैं ना कि बेल्ट है, पर्स है ना, बैग्स है, लेदर बैग्स बनते हैं, लेदर के बेल्ट्स बनते हैं, लेदर के जूते बनते हैं। तो लेदर मतलब गाय का, भैंस का, किसी भी जानवर का क्या होता है, स्किन होता है। तो स्किन क्या होता है, तो हम कहेंगे प्रोटीन। अब प्रोटीन तो आपने पढ़ा ही था, एंजाइम वगैरह सब क्या होते हैं, तो कॉलॉइडी विलयन बनाते हैं। अब आपको ले दे के करना क्या है भाई, लेदर पे करना क्या है, पहले ना स्किन, कोई भी जानवर की जो स्किन होती है, छोटे छोटे क्या होते हैं, बाल होते हैं, तो पहले वो उनको हटाएगा, है ना। अब वो लेदर के स्किन है तो वो स्मेल भी करती, अब कॉलॉइडी अवस्था तो है ही, तो आपको ले दे के क्या करना है, उसके ऊपर एक लेयर चढ़ानी है ना। तो अगर हम एक प्रॉपर कोटिंग कर लेंगे उसके ऊपर, ठीक है, कोटिंग करेंगे कैसे, तो भाई कोई भी कॉलॉइडी विलयन है वो अपनी सतह पे दूसरी लेयर को आराम से अधिशोषित कर लेगा, क्योंकि कॉलॉइडी विलयन है तो उसके ऊपर आवेश है, विपरीत आवेशित चार्ज को क्या कर लेगा, चढ़ा के और न्यूट्रल हो जाएगा। तो पूरी लेदर की जो लेयर है उसको आपको क्या करना है, टैनिंग करना है, कोटिंग करनी है, दूसरी कवर चढ़ाना है एक तरह से। क्यों, क्योंकि भाई कोई भी जानवर की स्किन है तो वो बदबू भी मारेगी और क्या होगा, सड़ेगी भी तो सही, तो फिर काम में कैसे लेओगे, बैग कैसे बनाओगे, है ना। तो उसे कहते हैं बच्चों चर्म शोधन या लेदर टैनिंग। तो करना क्या है, तो आपको बताना है कि भाई चमड़ा जो है वो प्रोटीन का कॉलॉइडी विलयन है। ठीक है, टैनिन क्या करेगा, तो टैनिन एक केमिकल है, तो वो जल में ऋण आवेशित सॉल्व बनाता है। ठीक है, तो देखो हम लिख ही लेते हैं, चलो चमड़ा मतलब लेदर जो है वो प्रोटीन का कॉलॉइडी विलयन है ना। अब चार्ज बच्चों आपको याद रखना है, और चार्ज कैसे निकालते हैं आपको पता है ना भाई, हमने पढ़ा था ना विद्युत कण संचलन, सबके चार्जेस फाइंड कर रखे, वे कौन सा कॉलॉइडी विलयन किस चार्ज का है, तो वो हमें क्लियर है। तो हम फिलहाल यहाँ याद रखेंगे कि भी ठीक है, प्रोटीन का कॉलॉइडी विलयन कौन सा है, तो हम कहेंगे धन आवेशित। ठीक है, कॉलॉइडी विलयन है। और टैनिन मतलब जिसकी परत आपको चढ़ानी है, टैनिन बोल रहे हैं ना, है ना। तो टैनिन एक केमिकल है, टैनिन जो है तो बच्चों वो भी नेगेटिव, टैनिन का जलीय विलयन वो भी क्या है, तो बच्चों कॉलॉइडी विलयन ही है। ठीक है, अब आपको क्लियर ही हो गया कि चमड़ा जो है वो धन आवेशित कॉलॉइड मान लो, और टैनिन जो है
वो क्या करो, ऋण आवेशित कॉलॉइडी विलयन है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे ही टेनिन के विलयन में इसको डुबोएंगे तो बच्चों टेनिन की पूरी लेयर जो है वो चढ़ जाएगी। किसके ऊपर, तो हम कहेंगे चमड़े के ऊपर। ठीक है, तो बच्चों जब चमड़े को, है ना, लेदर को किस में डुबोते हैं, तो चमड़े को टेनिन में डुबोते हैं। चमड़े को टेनिन विलयन में डुबोते हैं तो क्या हो जाएगा, तो हमने क्या लिखा है देखो, प्रोटीन धन आवेशित कॉलॉइडी विलयन, टेनिन नेगेटिव कॉलॉइडी विलयन, तो बच्चों क्या हो जाएगा, स्कंदन हो जाएगा, है ना, न्यूट्रल हो जाएगा। तो हम कहेंगे डुबोते हैं तो टेनिन द्वारा चमड़े का स्कंदन हो जाता है। ठीक है, टेनिन द्वारा चमड़े का स्कंदन यानी कि कोएगुलेशन हो जाता है, जो कि कॉलॉइड की विशेषता है। ठीक है, अब परत चढ़ानी जरूरी है बच्चों, क्योंकि है, ले देखिए वो डेड बॉडी का स्किन है ना, तो उसमें से स्मेल भी आएगा और वो सड़ता है। लेकिन अगर ये प्रोसेस हो गया ना तो वो सड़ता है ना, उसमें से स्मेल आता है। ठीक है, तो हम कहेंगे जिससे क्या होगा, जिससे चमड़ा मतलब डेड स्किन जो है, जिससे चमड़ा कठोर हो जाता है। ठीक है भाई, हार्ड हो जाएगा। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों, तो इसे हम कहते हैं लेदर का टेनिंग। तो ये भी किस पे बेस्ड है बच्चों, तो हम कहेंगे ये पूरा का पूरा कॉलॉइडी विलयन पे बेस्ड है, कॉलॉइडी विलयन के स्कंदन पे बेस्ड है। अब आपको दिया है बच्चों फोटोग्राफी में, तो फोटोग्राफी में क्या है, तो बच्चों फोटोग्राफी आजकल के लिए नहीं कह रहा है, पहले के टाइम की जो फोटोग्राफी कह रहा है ना। आजकल तो आपको पता है डिजिटल फोटोग्राफी होती है, कैमरा जो है, जैसे बोर्ड जो है ना, इंटरैक्टिव बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड है। पहले के ज़माने में आपने देखा होगा कि जब फोटो खींचते थे ना, क्लिक करते थे तो रोल होती थी पूरी की पूरी, अगर उस रोल को धूप में निकाल दिया जाए तो वो खराब हो जाती थी। तो बच्चों फोटोग्राफिक फिल्म में, फिल्म बोल दो उसको, फोटोग्राफिक फिल्म जो है ना, उसमें लाइट सेंसिटिव प्रकाश संवेदी AGBR की कोटिंग होती है। फोटोग्राफिक फिल्म जो है, रोल जैसे हम कह रहे हैं, उस पर क्या होती है, नेगेटिव फिल्म जैसे मान लो, उस पर AGBR की क्या होती है, कोटिंग होती है। और लाइट सेंसिटिव है, मतलब अगर धूप में निकाल दिया तो खराब हो जाएगा। अब वो AGBR की कोटिंग करेंगे कैसे, तो AGBR का आपको चाहिए कॉलॉइडी विलयन। अब कॉलॉइड तो ले दे के आया ही सही, है ना, तो कॉलॉइडी विलयन से ही क्या बनेगी, फोटोग्राफिक फिल्म बनेगी। बस यूज इतना सा है। तो आप लिख सकते हैं कि भाई फोटोग्राफिक फिल्म बनाने हेतु क्या करेंगे, तो भाई फोटोग्राफिक फिल्म बनाने के लिए हमें चाहिए क्या, AGBR। तो बच्चों आपको दिया हुआ है जिलेटिन पोटेशियम ब्रोमाइड के विलयन में AgNO3 मिलाने पर फोटोग्राफिक फिल्म बनाने के लिए मुझे कॉलॉइडी AGBR चाहिए। चलो पहले तो मैं ये लिख लेती हूँ, है ना, क्योंकि कोटिंग तो इसकी करानी, कोटिंग मतलब समझे कवर, लेपित तो इससे करना है। कॉलॉइडी AGBR की आवश्यकता होती है। ठीक है भाई, अब ये लाओगे कहाँ से, कॉलॉइडी AGBR की आवश्यकता होती है। अब लाएंगे कहाँ से इसको, तो बच्चों इसके निर्माण के लिए, है ना, AGBR तो अवक्षेपित आ जाएगा, येलो PPT आता है, मुझे PPT नहीं चाहिए, मुझे कॉलॉइडी अवस्था में चाहिए। तो बच्चों इसके निर्माण के लिए हम लेंगे जिलेटिन KBr व AgNO3। ठीक है, जिलेटिन पोटेशियम ब्रोमाइड व AgNO3 की आवश्यकता होती है। ठीक है, जिलेटिन KBr व AgNO3 की आवश्यकता होती है। अब इससे क्या होगा बच्चों, तो KBr और AgNO3 आपको पता ही है, AGBR बनेगा। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट कराती जलीय विलयन में तो फिर तो AGBR अवक्षेपित हो जाता। मुझे अवक्षेप नहीं चाहिए, मुझे कॉलॉइडी अवस्था में चाहिए, जो कि वो काम कौन कर लेगा, तो जिलेटिन। तो आप लिखेंगे जिससे जिलेटिन में AGBR के कण क्या करेंगे, तो हम कहेंगे जिलेटिन में AGBR के कण कॉलॉइडी अवस्था में आ जाते हैं। ठीक है, तो जिससे AGBR के कण
जिलेटिन में सॉल बनाते हैं। ठीक है, और बस इस सॉल को क्या करना है, तो बच्चों फोटोग्राफिक फिल्म में इस सॉल को ही तो कोटिंग करना है। ठीक है, जिसका लेपन, और फोटोग्राफिक फिल्म तो आप बोल रहे हो थी क्या, तो फिल्म तो आपकी सेल्यूलॉइड की है ना, जिसका लेपन सेल्यूलॉइड फिल्म पर करते हैं। और बस कोटिंग करते ही क्या बन जाएगा बच्चों, तो हम कहेंगे कोटिंग करते ही हमारी बन जाएगी फोटोग्राफिक फिल्म। तो ये भी एक यूज है। नेक्स्ट है बच्चों सीवेज डिस्पोजल। अब सीवेज डिस्पोजल को हिंदी में बोलते हैं हम वाहित मल विसर्जन। अब इसमें कैसे होगा, तो बच्चों सीवेज डिस्पोजल, वाहित मल विसर्जन में कॉलॉइड का यूज। तो इसमें होना क्या है, तो आपको क्या करना है कि भाई जितना भी है ना नदियाँ नहीं सॉरी क्या बोलते हैं नालियाँ है ना, नाली है, गटर लाइन है ना, जो भी मतलब है ना कचरे का नाला वगैरह जो भी है, जहाँ से भी है ना जितना भी गंदगी इकट्ठी होती है, उस गंदगी को फाइनली क्या करते हैं, नाले के थ्रू डंपिंग स्टेशन में ले जाते हैं। अब डंपिंग स्टेशन में डंप मतलब सारा आप एक साथ डंप कर दो। ठीक है, अब डंपिंग स्टेशन में हम क्या करते हैं, ये पूरा का पूरा जो गंदगी है इसमें कॉलॉइड, ये सब इसको मानते हैं कि कॉलॉइडी अवस्था में। ठीक है, अब जितनी भी गंदगी के कण है वो सब नेगेटिवली चार्ज है, प्रावस्था। अब आगे माध्यम क्या हो गया, तो हम कहेंगे पॉजिटिव। तो अगर कॉलॉइडी अवस्था मिल गई तो आप करंट पास कर दो। तो बच्चों वहाँ पे हाई वोल्टेज पे जब हम करंट पास करते हैं तो क्या होगा, गंदगी के कण जो कि एक उनके पर्टिकुलर चार्ज है, मान लो माइनस है, तो प्लस प्लेट पे क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। सारी गंदगी एक तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, एक तरफ चिपक जाती है प्लेट पे, और बाकी जो भी माध्यम है, जो भी पानी वानी है, वो सब क्या हो जाता है, निकल जाता है। वो पानी जो है मोस्टली खेतों में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो वाहित मल विसर्जन में भी क्या है, कॉलॉइड का इंपॉर्टेंट यूज है। क्लियर। तो बच्चों ये आज हमने कोई एक टॉपिक पढ़ा है जिसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस तो हमने कर लिए है ना, कि भाई डेल्टा निर्माण में बता दो, औषधि क्षेत्र में बता दो, फूड स्टफ में बता दो, स्काई ब्लू है उसमें बता दो, है ना, पेयजल शुद्धिकरण में बता दो, ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है उसमें कॉलॉइड का क्या यूज़ है, ये सारे इंपॉर्टेंट यूजेस है, ये आपको ध्यान रखने। ठीक है, तो यहाँ आपका चैप्टर होता है कंप्लीट, है ना, समाप्त। पूरा लेक्चर मैंने आपको अवेलेबल करवा दिया है, विद नोट्स अवेलेबल करा दिया है, और आई थिंक हैंड रिटन नोट्स। पूरे चैप्टर में मोस्टली 90% आपके पास हैंड रिटन नोट्स आए। तो बच्चों प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, है ना, बार बार उन नोट्स को पढ़ेंगे। कहीं भूल गए हैं, आपको मिस्टेक लग रहा है कि नहीं मैं भूल गया, मुझे याद नहीं है, तब आप वापस वीडियो लेक्चर देख के और रिवाइज कर लें। ठीक है, तो आई थिंक आपका 5 नंबर का एक अच्छा सा चैप्टर जो है सरफेस केमिस्ट्री वो तैयार हो गया। तो मिलेंगे अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर एंड एंजॉय ऑनलाइन स्टडी।